नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा छठी इतिहास हमारा भारत, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विदेशियों के अध्याय 7 विदेशियों से आक्रमण और विदेशियों का भारतीय संस्कृति में समावेश। इसमें हम पढ़ रहे हैं एक संक जाति के बारे में। इसके बारे में काफ़ी बार सीटेट के पेपर में या और गवर्नमेंट एग्जाम के जो पेपर होते हैं आपके कक्षा के पेपर में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न। यहाँ पे क्या था, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिम में शक जाति ने आक्रमण करने शुरू कर दिए। चीनी परमाणु के अनुसार हांगुनु जाति के लोगों ने क्या करा, यूची जाति पर हमला करा। अब यूची जाति ने अपनी जान बचाने के लिए वो पश्चिम की ओर चले गए। पश्चिम की ओर गए तो वहाँ पे संक जाति रहती थी और उन लोगों ने क्या करा, वहाँ से संक जो जाति थी वहाँ को दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। अब पतंजलि के महाभाष्य ने इन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम सीमाओं पर यवनों के साथ रहने वाला बताया। महाभारत में इन्हें साकल सियालकोट से आगे उत्तर पश्चिम की ओर बबरों एवं यवनों के साथ रहने वाला बताया। महाभारत में इन्हें क्या बताया, साकल सियालकोट से आगे उत्तर पश्चिम की ओर बबरों एवं यवनों के साथ रहने वाला बताया है। ये पूछ लिया जाता है काफी बार। आप ये देख रहे हो, एक बुक में लिखा हुआ है संकों ने की पिन पर अधिकार किया, कि संकों ने क्या करा, पिन पर अधिकार किया, जिसे इतिहासकार किसके नाम से जानते हैं, कश्मीर के नाम से पहचानते हैं। मध्ययुगीन जैन ग्रंथ काल का चार्य कथानक में संकों के आक्रमण के विषय में कथा मिलती है। इनके अनुसार क्या था कि कालक नाम का आचार्य मालवा के राजा गर्ग बिल्लव से अधिक नाराज थे। उसे सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्या करा कि उत्तर दिशा में गए तथा संघ नेताओं को आक्रमण के लिए प्रेरित किया, भड़काया। मतलब संघ सिंधु नदी पार करके सौराष्ट्र प्रदेश में आए, सारे प्रदेश को आपस में बांट लिया। इन्होंने क्या करा, सारे प्रदेशों को आपस में बांट लिया। आचार्य कालक शंकों को उज्जैन ले गया। जो आचार्य कालक थे ना, वो शंकों को उज्जैन लेके गए। वहां उसने गर्भिल को शासक को परास्त करके उसे बंदी बना लिया। जो गर्भिल राजा था ना वहाँ का, उसको बंदी बना लिया। मलवा में शक राज्य स्थापित हुआ और विक्रमादित्य द्वारा ये समाप्त कर दिया गया। कि मलवा में शंक राज्य स्थापित तो हो गया, लेकिन विक्रमादित्य द्वारा क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। इस जैन ग्रंथ में कितनी ऐतिहासिकता है ये तो नहीं कहा जा सकता, परंतु बिना आधार के हम इसको ये भी नहीं मान सकते कि ये चीज नहीं हुई। अभी हम पढ़ते हैं भारत में शकों के 4 राज्य मिलते हैं। उत्तर पश्चिम में तक्षशिला, पूर्व में मथुरा, दक्षिण में नासिक, पश्चिम में उज्जैन। तक्षशिला के शंक मौज वंश का प्राचीन राजा था। जो मौज था ना, इस वंश का प्राचीनतम राजा था, जिसके सिक्के हमें आज भी उपलब्ध हैं, जिन पर ख्रोष्टी लिपि में राजा तिरहाज महान लिखा होता था। हमेशा याद रखना, ये पूछा जाता है, यहाँ से बहुत सारे ये पूछे जाएंगे। जब ये 4 यहाँ पे दिए हुए ना, भारत में शंकों के 4 राज्य मिलते हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। जिन पर ख्रोष्टी लिपि में क्या लिखा जाता था, राजा तिरहाज महान लिखा है। इसके उत्तराधिकारी एजज प्रथम व एजज द्वितीय थे, जिनकी जानकारी केवल सिक्कों से मिलती है। इसके उत्तराधिकारी कौन थे, एजज प्रथम और एजज द्वितीय, और जिनकी जानकारी हमें किससे मिलती है, सिक्कों से मिलती है। इंडो पार्थियन राजा गोडोफ्रिनर्स ने इस वंश का अंत कर दिया था। इंडो पार्थियन राजा गोडोफ्रिनर्स ने क्या करा था, इस वंश का अंत कर दिया था। तो ये बहुत, यहाँ से कम 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे। फिर हम पढ़ते हैं मथुरा के शंख। मथुरा से प्राप्त शीर्ष लेख से हमें राजुल व सोडवा राजाओं का उल्लेख मिलता है। मथुरा से किसके प्राप्त हुए हमें लेख, सिंह शीर्ष, ठीक है। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्ष लेख से हमें राजुल व सोडवा राजाओं का उल्लेख मिलता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है, महाक्षत्रप कहा गया है। इस वंश की स्वतंत्रता कनिष्क के राज्यकाल में समाप्त हो गई, और इस वंश की जो स्वतंत्रता थी ना, वो कनिष्क के राज्यकाल में क्या हो गई, समाप्त हो गई। जब महाक्षत्रप खरपल्लान वे क्षत्रप वनस्परर के कनिष्क की अधीनता स्वीकार कर ली। जब इन्होंने क्या करा, महाक्षत्रप जो थे खरपलान वे क्षत्रप वनस्परस ने क्या करा था, वनस्पर्स ने क्या करा था, इनकी जो कनिष्क की अधीनता थी इन्होंने स्वीकार कर ली।
यहाँ से ये पूछ लिया जाता है, मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्ष लेख से हमें राजुल व सोढ़वा राजाओं का उल्लेख मिलता है, काफ़ी बार पूछा गया है। और इन दोनों को महाक्षत्रप कहा जाता है, ठीक है। फिर है नासिक के संख, यहाँ पे देखो, राजुल का मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्ष लेख प्रथम शताब्दी में, जूनागढ़ अभिलेख रुद्राद्रमन 150 ईसा में, भाषा इसकी क्या थी, संस्कृत थी, लिपि ब्राह्मी थी, ये दोनों पूछ लिया जाता है। फिर है नासिक के शक, यहाँ के दो शासकों भूमक तथा नेहपान का उल्लेख मिलता है। नेहपान इस वंश का शक्तिशाली राजा था, जिसके राज्य में राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, नासिक व पूना का इलाका शामिल था। नासिक गुहा अभिलेख में इसकी जानकारी दी गई है। नासिक गुहा अभिलेख में क्या दी गई है, इसकी जानकारी दी गई है। नेहपान की राजधानी मित्रनगर थी। नेहपान की राजधानी जो थी वो क्या थी, मित्रनगर थी। इस वंश का पतन गोमती पुत्र शातकर्णी द्वारा किया गया था। नेहपान की राजधानी क्या थी, मित्रनगर थी, और इसका पतन किसके द्वारा किया गया था, ये गोमती पुत्र शातकर्णी द्वारा किया गया था। और जो शक्तिशाली शासक था, नेहपान इस वंश का क्या था, शक्तिशाली शासक था। ये काफी बार पूछ लिया जाता है। फिर है उज्जैन के शक, इस राज्य की स्थापना चस्टन ने की थी। इसके मुद्राओं पर चैत्य प्रतीक मिलता है। इसकी मुद्राओं पर क्या मिलता है, चैत्यों के प्रतीक मिलते हैं। चैत्यों के प्रतीक मतलब क्या होता है कि जो हमें, जहाँ उस टाइम पे जब हमें जो भी जैसे कि किसी चीज का चिन्ह मान लो जो बौद्ध धर्म से रिलेटिव हो, है, तो इन्होंने क्या करा, वो फिर अपना जो धर्म था वो बौद्ध धर्म अपनाया। रुद्रादमन इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। रुद्रादमन इस वंश का प्रसिद्ध शासक था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके जूनागढ़ अभिलेख से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। उसने अनेक सफलताएं अर्जित की और दक्षिणापति सातकर्णी को युद्ध में 2 बार हराया। उसने क्या करा, अनेक सफलता अर्जित की और दक्षिणापति सातकर्णी को युद्ध में 2 बार हराया, ठीक है। युद्ध में क्या करा, इन्होंने 2 बार हराया। उसने सिंधु सौरवीर को प्रदेश को जीता, और उसने क्या करा, सिंधु सौर प्रदेश को जीता। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई थोड़ा सा तो आपको हल्का फुल्का याद करना होगा, जैसे कि जिसके जूनागढ़ अभिलेख से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, ये उसने अनेक सफलताएं अर्जित की और दक्षिणापति सातकर्णी को क्या करा, युद्ध में 2 बार हराया। उसने सिंधु सौरवीर प्रदेशों को जीता। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, उसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। सुदर्शन झील को फिर से उसने, जो भी वहाँ पे साफ सफाई थी, जो भी उसमें सुदर्शन झील जो अपना अस्तित्व खोती जा रही थी, उसको दोबारा से पुनः जीवित करवाया, मतलब उसको दोबारा से उसको ठीक करवाया, ताकि वो झील किसी के लिए नुकसानदायक ना हो। गुप्त वंश के समय में इस वंश का अंत हो गया, और गुप्त वंश के समय में क्या हो गया, इस वंश का अंत हो गया। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।